नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमारा देश गजब है। बात युगों युगों की करता है, मगर 400-500 साल के इतिहास को लेकर झगड़ता रहता है। अब देखिए कि छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी और रायगढ़ के किले में उनकी समाधि बनाई गई थी। उस समाधि को लोग भूल भी गए थे, मगर अब उसकी खोज को लेकर परस्पर दावे किए जा रहे हैं। हालांकि खोज के भी तथ्यात्मक प्रमाण हैं, मगर ब्राह्मणवादी आरएसएस के ब्राह्मण प्रमुख उसका श्रेय एक ब्राह्मण को दे रहे हैं। सत्य कुछ और है, इसलिए उनके इस दावे का विरोध भी हो रहा है। जाहिर है कि इसने एक विवाद का रूप भी ले लिया है। हमारे साथ जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता एवं इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हैं। तो आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी। जी। मेरा पहला सवाल तो ये है कि ये पूरा विवाद क्यों उठ खड़ा हुआ है? क्या अ, यहीं से शुरू करें कि ये समाधि कितनी पुरानी है और क्यों उसकी खोज के दावे किए जा रहे हैं? इसको खोजना क्यों पड़ा? जी, देखिए, एक तो शिवाजी महाराज की जो समाधि है, वो 1680 में बनाई गई थी और 1680 में उसके बाद काफ़ी दिनों तक मराठा शासन, पेशवाई शासन रहा और पेशवा लोगों ने इसको नेग्लेक्ट किया, इसका कोई रख-रखाव किया नहीं। और उसके बाद फिर से एक बार वहाँ बाद में 1818 के बाद यहाँ ब्रिटिश हमला हुआ। ब्रिटिश ने ये जो पूरा रायगढ़ का किला है, रायगढ़ के किले में ये समाधि बनी हुई है, तो इस रायगढ़ के किले को ब्रिटिश ने अपने कब्ज़े में ले आया और अपने कब्ज़े में लाए वो 1818 में। और उसमें इनकी कोई रुचि नहीं थी कि वो महाराज की जो कब्र थी, महाराज की जो समाधि थी, उसका इतना रख-रखाव करें। वैसे बहुत सारे अकाउंट्स मिलते हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स के, जो अपने सुपीरियर्स को लिखते हैं कि देखिए, ये एक शिवाजी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनकी काफ़ी यहाँ चर्चा होती है, काफ़ी उनको मान दिया जाता है, तो उनकी समाधि के रख-रखाव के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एक आइडिया तो उन्होंने रखी कि भई इसके ऊपर एक छतरी बनवाई जाए और थोड़ा बहुत रख-रखाव किया जाए। उन्होंने बजट भी बनाया, उस समय का ये बजट आता था 45,000। तो उनके सुपीरियर अधिकारियों ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, हम इतना नहीं दे सकते। तो बात वहीं आई गई हो गई, केवल एक ₹50 सैंक्शन किए गए। ₹50 शुरू के रख-रखाव के लिए और ₹5 महीना, ₹5 सालाना बाकी रख-रखाव के लिए। ख़ैर, अब ये उस समय कितना होगा मैं नहीं जानता। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब यहाँ ज्योतिराव फुले ने एक बहुजन आंदोलन की शुरुआत की, बहुजन आंदोलन की नींव रखी, तो उन्होंने अपने अध्ययन से पाया कि शिवाजी महाराज एक राजा थे, जो सब लोगों का ध्यान रखते थे और राजा से ज़्यादा वो गरीब किसानों के नेता के रूप में थे। यानी वो अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करते थे कि गरीब किसानों पर जो टैक्स लग रहा है, गरीब किसानों को जो शोषण करने वाले बीच के लोग हैं, उनको साइड ट्रैक करने की ज़रूरत उन्हें महसूस हुई। उन्होंने अपना राज्य बनाया और उन्होंने दलित बहुजनों का ख्याल रखा। ये ज्योतिराव फुले ने जब देखा, तो वो खुद गए समाधि के शोध पे और 1869 में उन्होंने रायगढ़ जाके, पूना में वो रहते थे, तो पूना से रायगढ़ गए और रायगढ़ जाकर उन्होंने समाधि को देखा, तो उन्हें बहुत दुःख हुआ कि इतने बुरे हाल में वो थी। और उनकी इस जो विज़िट है रायगढ़ का, उसका वर्णन अखबार में आया था, दीनबंधु नाम के अखबार में। और एक इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने एक किताब भी लिखी, छत्रपति शिवाजी महाराज, उसका हिंदी में बता रहा हूँ, कि समाधि का शोध और बोध। इन्होंने दोनों बातें लिखी कि उसको शोध किया गया और उससे हम क्या सीखना चाहिए। तो ये उनकी किताब तो सिद्ध कर देती है कि ये ज्योतिराव फुले ने ही ये किया। फिर ज्योतिराव फुले ने अपनी आवाज़ को मजबूत करने के लिए शिवाजी महाराज पे एक पोवाड़ा, पोवाड़ा हमारे महाराष्ट्र की एक ट्रेडिशन में जो गीत होता है, उसकी एक विधा है, उसका एक तरीका है। तो उसमें उन्होंने यही कहा, छत्रपती महाराजांच्या जीवनाचा पोवाड़ा, और वो बहुत लोकप्रिय हुआ। अब ये मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज्योतिराव फुले शिवाजी महाराज का एक रूप प्रस्तुत करना चाहते थे, जो दलित बहुजन आंदोलन के समर्थन में था।
अब इसके विरोध में नहीं, समांतर ही कह सकते हैं, लोकमान्य तिलक ने 1890 के दशक में इस समाधि को फिर से इसके बारे में पता लगाया और वो एक ब्राह्मणी तौर तरीके से शिवाजी महाराज को प्रस्तुत करना चाहते थे। तो उन्होंने इस समाधि को के ये रिनोवेशन के लिए पैसा जमा किया, 25,000 जमा किया, एक बैंक में रखा, वो बैंक डूब गया और 1925 के बाद इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। अब आज ये विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि लोकमान्य तिलक और बाकी जो वर्णन है, जैसे अभी शिवाजी महाराज के ऊपर नाटक लिखने वाले एक पुरंदरे हैं, तो इसका एक पूरा ब्राह्मणवादी चित्र पेश करते हैं और सारांश में इसको कहा जा सकता है कि वो ये मानते हैं कि शिवाजी महाराज गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा थे और बाद में दूसरे सांप्रदायिक तत्वों ने आके जोड़ दिया कि वो मुसलमानों के दुश्मन थे। जबकि आज का संघर्ष यही है, एक तरफ जो मोहन भागवत कह रहे हैं कि ये तिलक ने इसकी खोज की और तिलक ने इसको आगे किया, तो तिलक ने कोई खोज नहीं की। खोज तो के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है, किताब मौजूद है, उस समय के अखबार मौजूद है और पर मुख्य रूप से वो तिलक को क्रेडिट दो कारणों से देना चाहते हैं। एक तो ज्योतिराव फुले के दलित बहुजन विचारों से को साइड ट्रैक करना, उनका महत्व कम करना, ज्योतिराव फुले का महत्व कम करना। अब मजबूरी से उनको अंबेडकर को तो माला चढ़ानी पड़ती है क्योंकि अंबेडकर तो बहुत प्रचलित है। ज्योतिराव फुले एक्चुअली उनका काम फाउंडेशनल वर्क था, जो जिसने आधारशिला रखी दलित बहुजन आंदोलन की, वो तो ज्योतिराव फुले ही थे। तो उनको ज्यादा लोग जानते नहीं, उनको ज्यादा लोग न जाने, इसके बारे में मोहन भागवत का ये प्रयास है। और वो तिलक के बारे में उनको ज्यादा आग्रह क्यों है? क्योंकि तिलक खुद ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना चाहते थे, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना चाहते थे और ये वही प्रकार का हिंदू धर्म है जो आरएसएस की बुनियाद में है। तो लुब्बोलुआब यही है कि इस समाधि के पीछे भी दो प्रकार की विचारधाराओं का संघर्ष है। एक विचारधारा वो मानती है कि जो यहाँ भाई सबका अधिकार बराबर होना चाहिए, जाति व्यवस्था के खिलाफ में रहना चाहिए, दलित बहुजनों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। ये एक विचारधारा ज्योतिराव फुले, अंबेडकर और बाकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने भी इसको स्वीकार किया। और दूसरी विचारधारा ये ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, उसको लेकर चलने वाली दूसरी विचारधारा, जिसको थोड़ा सा तिलक ने एक रूप में रखा और उससे भी ज्यादा बाद में चलकर अभी आरएसएस, मोहन भागवत ये कोशिश कर रहे हैं। तो मोहन भागवत वैसे काफी एक अंग्रेजी में कहा जाए श्रूड व्यक्ति हैं, एजेंडा वही रखते हैं पर वो भाषा बदलते जाते हैं और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि आरएसएस का जो मूलभूत एजेंडा है ब्राह्मण श्रेष्ठत्व का हिंदू धर्म के नाम पर, उसको बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस मौके पर आकर शिवाजी महाराज के की समाधि की बात की है। अब मेरे पास 4-5 प्रश्न हैं इस पूरे विवाद को लेकर। पहला तो यह है कि 1889 से लेकर 1733 तक तकरीबन ये 42 साल होते हैं, ये जगह रायगढ़ का किला मुगलों के हाथ में था। उस दौरान भी ये समाधि सही सलामत रही। जी। हम मुगलों को शिवाजी या उस तरह से पेश करते हैं, शिवाजी के विरोधी थे, वो चाहते तो उनको नष्ट कर सकते थे, हटा सकते थे, बिल्कुल पूरी तरह से गायब कर सकते थे, लेकिन वो बनी रही। इसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, ये जहाँ तक मुगल और शिवाजी महाराज का संघर्ष था, मेरे ख्याल से इसमें बदले की भावना के बदले राज्य विस्तार की कल्पना ज्यादा थी। मुगल मुसलमान शासक अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो इन दोनों में कोई आपसी बैर नहीं था, आपसी बैर यानी जो पर्सनल एनमिटी टाइप नहीं था। उसका मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ कि ये जो अफजल खान थे, जो शिवाजी महाराज को मारने आए थे, शिवाजी महाराज ने उनकी हत्या की, मतलब झगड़े में शिवाजी महाराज ने अफजल खान की कब्र बनवाई, आज भी वो मौजूद है। तो यानी मुसलमान राजाओं का जो ये दानवीकरण किया जाता है, ये उसका भाग है कि ये बताते हैं कि ये हिंदुओं के दुश्मन है वगैरह, इस प्रकार से नहीं थे। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि मुगलों की तरफ से जो सेना आई होगी, उसमें शायद जो पहले जो आए थे सेनापति, वो तो राजा जय सिंह थे,
बाद में भी उनकी सेना में ऐसे लोग होंगे जो हिंदू थे। इस समाधि की ये उपेक्षा तो बाद में हुई, जब अंग्रेजों ने पहले इस पर गोले दागे और किले को जीता। और मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने अंग्रेजों को लेटर भी लिखा अपने शासकों को कि ये समाधि का हमको ज्यादा ख्याल करना चाहिए, पर उनका कोई उनको जवाब नहीं मिला। जी। अब मैं इसके बाद आता हूँ 1733 से लेकर 1818 तक पेशवा का राज रहा, पेशवाई रहे। अब ये जी क्या शिवाजी को, वो तो ब्राह्मण थे नहीं, और ब्राह्मणों ने शिवाजी को जिस ढंग से ट्रीट किया था उस पर हम बातचीत कर ही चुके हैं। तो क्या जी ये भी उनके दौर में भी उपेक्षा हुई होगी? उसको ठीक ढंग से रख रखाव नहीं किया, उसका जो कुछ भी महिमा मंडन हो सकता था स्ट्रक्चर खड़ा करके, वो कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल सही कहा आपने। वास्तव में मुद्दा यही है कि शिवाजी महाराज की समाधि की जो उपेक्षा हुई वो पेशवा राजाओं से शुरू होती है। पेशवा क्योंकि अपने आप को ब्राह्मण मानते थे, ब्राह्मण थे, और शिवाजी महाराज का तो उन्होंने राज्याभिषेक भी पहले करने से इनकार कर दिया था, तो वो शिवाजी को एक अलग प्रकार से देखते थे। तो ये तो वही मामला है कि हिंदू समाज के अंदर भी जो जाति व्यवस्था का प्रभाव था वो पेशवा और शिवाजी के संबंधों में दिखता है, और उसका प्रतिबिंब के रूप में इस समाधि का रख रखाव न करना, ये पेशवाओं ने इस बात की शुरुआत की। तो ये मतलब उस समय तक पेशवाओं ने शिवाजी को स्वीकार नहीं किया था, या उनकी जी जो विरासत थी उसको उन्होंने कतई संभालने की जरूरत महसूस नहीं की थी। ये बाद में 19वीं शताब्दी में जाकर ये शुरू होता है, जब फुले ढूंढते हैं उनको, उनकी समाधि को ढूंढते हैं। फिर लोकमान्य तिलक को भी ये महसूस होता है कि इनकी जरूरत हमें भी है, तो उनका फिर एक नए सिरे से उभार होता है। क्या ये है एक राजनीतिक जरूरत थी, जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं वो, और एक तरफ सुधारवादी ताकतें थी जो परिवर्तन लाने चाहती थी समाज में। उन्होंने शिवाजी में उस तरह के गुण देखे जो उनके मतलब के हो सकते थे, तो उन्होंने शिवाजी को उभारने की शुरुआत की। मेरे ख्याल से आपने बहुत सटीक तरीके से इसका विश्लेषण किया है। मैं इससे पूरा सहमत हूँ कि ज्योतिराव फुले तो अपना जब आंदोलन शुरू कर रहे थे, तो समाज में तो पूरा विरोध हो रहा था। तो एक ऐसा प्रतीक चाहते थे जो उनके आंदोलन का बिल्कुल सही रूप से दिखा सके समाज के सामने। और दूसरी तरफ तिलक, वो जो आज़ादी के आंदोलन में उनका भी योगदान है, उसमें हमें इनकार नहीं करना चाहिए। पर तिलक एक तौर से ब्राह्मणवादी हिंदू थे, वो आज़ादी के आंदोलन में इस फुट को डालना चाहते थे। तो ये उनको भी ज़रूरत थी कि जैसे मुसलमान लोग तो जमा होते हैं नमाज के समय, हिंदुओं के इस प्रकार के जमा होने की कोई ये नहीं थी। तो उन्होंने शिवाजी के आदर में एक उत्सव भी रखा। खैर बाद में तो खैर वो पूरा साल के साल होने वाला उत्सव गणेश उत्सव के रूप में आया। पर शिवाजी महाराज को एक शुरुआत की प्रतिष्ठा लोकमान्य तिलक ने भी दी। क्या ये दो इसके दो पहले दो था। जी, जी अंग्रेजों के ज़माने में क्या स्थिति थी? आपने बताया कि जब अंग्रेजों ने रायगढ़ किले पर हमले किए, गोले दागे, तो ज़ाहिर है कि तमाम स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा, तो समाधि को भी नुकसान पहुँचा होगा। आपने ये बताया कि उसका उद्धार के लिए भी अंग्रेजों ने लिखा, इसको ठीक किया जाना चाहिए, ये भी लिखा। लेकिन क्या उस समय शिवाजी किसी भी राजनीति का प्रतीक बन पाए थे? किसी भी ग्रुप के द्वारा उनको उठाया गया था, लिया गया था, या अंग्रेजों ने उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया था हिंदू मुस्लिम झगड़े करवाने के लिए? नहीं, हिंदू मुस्लिम झगड़े करवाने के लिए उनका मार्जिनल थोड़ा-सा हाशिए वाला उपयोग हुआ होगा। पर हिंदू मुस्लिम झगड़े करवाने के लिए उन्होंने तो मुख्य तौर से मुगल राजाओं का दानवीकरण जो किया था, वो उसमें मुख्य था। शिवाजी का तो मुख्य जो था, वो यहाँ के एक तो सवर्ण संभ्रांत वर्ग के लोग उनको एक प्रकार से दिखाते थे, और ज्योतिराव फुले और इनके मानने वाले शिवाजी को एक दूसरे प्रकार से देखते थे। तो शिवाजी के बारे में आज जो 3 प्रकार के शिवाजी हैं, एक गो ब्राह्मण प्रतिपालक, दूसरे मुस्लिम विरोधी, और तीसरे जो किसानों के हितों को देखते थे, शूद्रों के हितों को देखते थे। ये 3 प्रकार के शिवाजी मुख्य रूप से आते हैं। तो ब्रिटिश ने उनका इस प्रकार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। ज़्यादा इस्तेमाल
तो सवर्ण संभ्रांत राजनीति ने अपने स्वार्थ के लिए किया। ये जो आपने बताया कि गोपालक और ये दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू हुए या अलग हुआ? नहीं, देखिए, गोपालक गोपालक शिवाजी एक, और दूसरे शूद्रों को महत्व देने वाले, उनको इज्जत देने वाले, शूद्र बहुजन को बराबरी से लेके चलने वाले, ये दो हैं। अब ये दोनों हिंदू समाज के अंदर हैं, उस तरह से आप कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो भाग हैं, पर ये पूरे पूरे विरोधाभासी हैं, एक दूसरे नहीं, से नहीं, मैं विरोधाभासी। दूसरी बात कह रहा था। आपने 3 शिवाजी की बात की, एक गोपालक, एक ब्राह्मण के संरक्षक और एक किसानों के। तो क्या गोपालक और ब्राह्मण के संरक्षक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तीसरा पहलू तो ये है। जी। वो तो एक ही में आता है। गोपालक और ब्राह्मण ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, ये एक ही है एक्चुअली। दूसरा है बिल्कुल। शूद्रों का ये देखने वाले, और तीसरा है बाद की सांप्रदायिक राजनीति ने इनको मुस्लिम विरोधी राजा के रूप में रखा। ये 3 चीजें मैंने कही थी। गोपालक और ब्राह्मण एक ही में आते हैं, शूद्र बहुजन दूसरे में आते हैं, और मुस्लिम विरोध तीसरे में आता है। जी। और मुस्लिम विरोध भी ज्यादातर गोपालक और ब्राह्मण वाली पॉलिटिक्स से जुड़ गया, वो बिल्कुल उसी जुड़ के गया, साथ मिल गया, जी, वो धारा वही बन गई। बिल्कुल। अब ये बताइए कि ये जो विवाद है, ये किस तरह का असर डाल सकता है समाज में? क्या ये जो ध्रुवीकरण है, ब्राह्मणों के खिलाफ जो भावनाएं हैं, क्या उनको उग्र कर सकती हैं? क्या क्या लोगों को लगेगा कि हमारे जो नेता थे, सामाजिक नेता थे, उन्होंने जो खोज की उसको छीनकर ब्राह्मण अपना बता रहे हैं, इस तरह की भावना बढ़ सकती है? देखिए, ये ऑलरेडी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में बहुत सारे इस प्रकार के नेता जो अभी की सरकार में भी बैठे हुए हैं, पर जहाँ तक ज्योतिराव फुले का सवाल आता है, वो उनके साथ खड़े होने को मजबूर है, कि उनका जो राजनीतिक आधार है, वो इन्हीं तबकों पर आधारित है। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत ने ये बात कही है, जो इससे तो जो दलित बहुजन की राजनीति है, वो एक बहुत मजबूत विरोध करेगी, और इससे आरएसएस की जो राजनीति है, आरएसएस भाजपा वगैरह की राजनीति है, इसको थोड़ी-सी पीछे हाट मिलेगी, ऐसा मेरा अंदाज है। क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र के बहुत सारे लीडर्स भागवत के बयान के विरोध में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब कुछ लोग ऐसे समझौता परस्त हैं, कहते हैं कि ज्योतिराव फुले ने पहले ढूँढा और लोकमान्य तिलक ने उसको रिनोवेट किया। जबकि लोकमान्य तिलक ने रिनोवेशन के लिए पैसा जमा किया, ये बात सच है, पर वो कर नहीं पाए। 1925 तक उनकी मृत्यु हो गई, बाद में उसमें कुछ हुआ नहीं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी इस महत्वपूर्ण विवाद पर चर्चा के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है लोगों को ये जानना कि किस तरह से प्रतीकों को छीना जाता है, जी, अपनाया जाता है और उससे राजनीति की जाती है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया।